हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं। और यह जो है आपके एयरफोर्स, नेवी ले लो, चाहे आपका एनडीए एग्ज़ाम हो, सभी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को जो है अभी से ही क्लास 11 से ही सही से पढ़ाई शुरू करनी है, ताकि आपको 12th में ज़्यादा दिक्कत पढ़ने में ना हो। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी आपको दिक्कत ना हो। तो आज का चैप्टर हमारा है सेट्स। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो आपने अपने वास्तविक जीवन में भी समुच्चय के कई सारे उदाहरण देखे हैं, लेकिन आपने कभी उनको रियलाइज़ नहीं किया है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि लड़कों को समूह के लीजिए, ये संग्रह के लीजिए, किताबों का संग्रह, लड़कियों का संग्रह। तो ये सभी एक तरह से समुच्चय ही हैं, लेकिन समुच्चय की एक परिभाषा होती है। जो संग्रह है उस परिभाषा को सेटिस्फाइड करते हैं, उन्हें हम समुच्चय के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कौन से संग्रह आपके समुच्चय होंगे और कौन से संग्रह आपके समुच्चय नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके आगे हम आपको उसके जो पॉइंट हैं उन्हें बताएंगे। तो आपकी समुच्चय की परिभाषा है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। इसकी हिंदी में कह लेंगे कि कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, जो यहाँ पर लिखा है डिस्टिंक्ट मतलब है कि उस सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट ना हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ बुक्स का समुच्चय है, कुछ बुक्स का संग्रह है। मान लीजिए उसमें आपकी हिस्ट्री की हो गई, जियोग्राफी की हो गई, मैथ की हो गई। अब आपसे फिर कहते हैं फिर जियोग्राफी की है, तो ऐसा नहीं होगा। जियोग्राफी को हम एक ही बार गिनेंगे। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट ना हो। उसके बाद हमारा आता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये आपका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पर कह लीजिए सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, हिंदी में ये। तो ये पॉइंट आपको समझने वाला है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहेंगे। तो देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन हम किन्हें कहेंगे और किन्हें नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन उन्हें कहते हैं जो आपका पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे। जैसे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किन्हें कहेंगे, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, चेंज ना करे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे। जैसे कि हमने मान लीजिए आपके क्लास के 2 स्टूडेंट खड़ा किया और उनसे पूछा कि आप बताइए आपके क्लास के 4 बुद्धिमान छात्र, और इधर किसी को खड़ा किया और उनसे पूछा कि आप बताइए आपकी क्लास के 4 बुद्धिमान छात्र। तो मान लीजिए कि जो पर्सन 1 है उसने बताया कि कोई नाम है, मान लीजिए, अच्छा जिनके नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ वो दिल पर न ले। जैसे कि सबसे पहले नाम लिख लिया हमने, मान लीजिए कि मनोज लिख लिया। सेकेंड नंबर पे पर्सन 1 ने बताया कि मनोज सबसे बुद्धिमान है। उसके बाद हम सचिन लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है मान लीजिए दीपक लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया अंकित। पर्सन 1 ने बताया कि जो हमारे क्लास में हैं वो ये 4 बुद्धिमान छात्र हैं। अच्छा, पर्सन 2 ने क्या बताया कि नहीं, ये 4 नहीं, ये 4 हैं। एक मनोज हो गया, एक हुआ सुभी हो गया, एक हुआ मोहित हो गया, एक हो गया रोहित हो गया। तो पर्सन 1 ने ये चीज़ें बताई कि ये चार हैं बुद्धिमान छात्र, और पर्सन 2 ने बताया कि ये 4 बुद्धिमान छात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन 1 ने कुछ दूसरा बताया और पर्सन 2 ने कुछ दूसरा बताया। तो ये पर्सन टू पर्सन जाने पर चेंज कर गया। मतलब पर्सन 1 ने ये संग्रह बताया और पर्सन 2 ने ये संग्रह बताया। तो ये संग्रह आपका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन 1 और पर्सन 2 में जाने पर चेंज हो गया। अच्छा, तो जो चेंज ना करे, जैसे आपसे पूछा गया आपकी क्लास में, फिर उन्हीं 2 छात्रों को खड़ा किया गया और उनसे पूछा गया, पर्सन 1 हो गया, पर्सन 2 हो गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स को बताइए। तो पर्सन 1 ने क्या बताया, पहला है ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए यू, ए, ई, आई, ओ, यू, कामा यू। और पर्सन 2 वॉवेल्स तो यही होंगे, कोई दूसरे तो होंगे नहीं। पर्सन 2 ने क्या बताया, ए, ई, आई, ओ, यू। पर्सन 2 ने भी यही बताया। तो ये देखिए, ये संग्रह, इन वावेल का संग्रह आपका सेट कहलाएगा, क्योंकि पर्सन 1 ने यही बताया और पर्सन 2 ने भी यही बताया। तो ये संग्रह आपका समुच्चय हो गया।
अब देखिए, ये तो बात हुई कि कौन सा संग्रह आपका समुच्चय होगा, कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो पर्सन से पर्सन जाने पर चेंज ना करे उस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। जैसे कि पर्सन एक ने आप मतलब कि आपकी ही क्लास के किसी छात्र को खड़ा किया गया, उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी क्लास में 4 बुद्धिमान छात्र कौन से हैं। तो पर्सन एक ने ये बताया, मतलब विद्यार्थी एक ने ये बताया और विद्यार्थी 2 ने ये बताया। तो विद्यार्थी एक ने कुछ अलग बताया और विद्यार्थी 2 ने कुछ अलग बताया। तो ये आपका कलेक्शन, ये आपका संग्रह समुच्चय नहीं होगा। वहीं पर हम दूसरा कुछ पूछते हैं कि मान लीजिए दूसरा पूछ लिया कि उन्हीं 2 छात्रों से कि बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स का संग्रह बताइए। तो विद्यार्थी एक ने बताया AEIOU और विद्यार्थी 2 ने बताया AEIOU। तो देखिए, विद्यार्थी एक ने भी वही बताया, विद्यार्थी 2 ने वही बताया, तो ये संग्रह आपका समुच्चय हो जाएगा। तो इसी तरह के आप जो है और उदाहरण को देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख सकते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो सेकेंड वाला हमारा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल्स का संग्रह जो समुच्चय था, तो उन्हीं को हम देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसमें देखिए वावेल कौन कौन से थे, AEIOU, ये हमारे 5 वावेल थे। तो हम समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ये हम जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे उनको जो है कामा के द्वारा अलग करेंगे, सभी को कामा के द्वारा अलग करेंगे और उनको जो है एक कर्ली ब्रैकेट या कह लीजिए कि मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे सारे एलिमेंट को। तो उसे हम जो है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट कर देंगे कि ये हमारा जो है सेट ए है, जिसके अंतर्गत ये 5 एलिमेंट हैं। अच्छा, इन्हें जो है जो सेट के अंदर होते हैं, इन्हें हम जो है एलिमेंट भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स, या हम इन्हें ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट लिख लीजिए, ऑफ सेट, या हम इन्हें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, सेट ए लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, ठीक, या इन्हें हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ सेट ए। जो आपका यहाँ पर लिखा रहेगा सेट, उसी को हम जो है लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम, लेकिन जनरली जो है हम यहाँ पर सीधा एलिमेंट ही कहते हैं। इसके अवयव हिंदी में कहते हैं अवयव, इंग्लिश में एलिमेंट। तो जनरली हम जो है इसे एलिमेंट कहते हैं, साफ कर देते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे हो गए, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब कि सभी एलिमेंट को कामा के द्वारा अलग करेंगे और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और उसे किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक सेट ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ए, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए पी लिख लिया, तो ये आपका ये हो जाएगा एक सेट पी। हम यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर होगा उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये हो गया हमारा एक सेट क्यू। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो है जनरली जो हमारा सेट होता है उसको कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। सेट को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा। उसके बाद नंबर 2 पर लिखेंगे कि जिसे इसके अंदर देखिए एलिमेंट आए हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो ये देखिए ये इंग्लिश के एलिमेंट हैं, तो इन्हें हम देखिए स्मॉल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। यहाँ पर कोई छात्र ये भी बोल सकता था ना कि मान लीजिए कि 5 वावेल हैं, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए लिख लीजिए, आई ए ई, आई लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, यू लिख लीजिए। लेकिन हम जनरली इन्हें ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर सेट के अंदर अगर एलिमेंट हैं तो उन्हें हम जो है स्मॉल लेटर में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर में लिखेंगे और बाहर जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जो एलिमेंट होंगे सेट के उन्हें हम जो है अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आ रहे हैं तो इन्हें लिख लीजिए, सेट के एलिमेंट को हम सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेट था, इसके अंदर देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर आए तो इनमें स्मॉल लिखा गया। अगर मैथ में आ जाए, मान लीजिए कि कोई सेट ये ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो इसके हम स्मॉल लेटर क्या लिखेंगे, तो मैथ है ना,
तो अगर इंग्लिश में आएंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बाकी अगर मैथ मतलब कि नंबर आते हैं तो हम सीधा ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू वाला। जैसे बिलोंग्स टू वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलोंग्स टू, जैसे कि हम कह देंगे कि हम जो है इस गांव से बिलोंग करते हैं, इस शहर से बिलोंग करते हैं, हम कह देंगे कि नहीं हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया बिलोंग्स टू वाला। इसी तरह जैसे कि हमारा सेट होता है, सेट के जो एलिमेंट हैं, ये सेट के एलिमेंट जो है इस क्यू सेट से, मतलब जो ये क्यू सेट है इसके एलिमेंट ये हैं, और ये एलिमेंट जो है क्यू से बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यू के एलिमेंट हैं। तो इसे हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे कि ए सेट जो है, ये ए सेट जो है बिलोंग करता है, ऐसे इसे इस चिन्ह को हम एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, और इसका मैथ में मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये सीधा बिलोंग्स टू को डिनोट करता है। ठीक, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि ये ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है क्यू से। ठीक, कैपिटल क्यू क्या है, हमारा सेट है। इसी तरीके हम ये भी लिख सकते हैं कि ई जो है बिलोंग करता है किससे, क्यू से। ठीक ना, मतलब कि ई जो एलिमेंट है वो क्यू में है, कहने का अर्थ ये है। बिलोंग्स टू मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट ई है वो क्यू के अंतर्गत है। उसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लेंगे क्या, ये आई जो है बिलोंग करता है क्यू से। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है, हिंदी में कहेंगे संबंधित है, इंग्लिश में कहेंगे बिलोंग्स टू। ठीक, इसी तरह लिख लेंगे ओ बिलोंग्स टू क्यू। इसी तरह लास्ट वाला है यू बिलोंग्स टू क्यू। मतलब कि ये सारे एलिमेंट जो है सेट क्यू के अंतर्गत हैं। जैसे कहीं पर लिख दिया गया कि जो है एक बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर में एक है तभी ये बिलोंग करता है। ठीक, ये हो गया। मतलब कि बिलोंग्स टू मतलब है यही होता है जनरली कि वो जो एलिमेंट होगा उस सेट के अंतर्गत होगा। उसके आगे देखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ये सेट है, इस सेट के जितने एलिमेंट हैं इनके अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया पी। यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू साइन का ऐसे होता है, जैसे बिलोंग्स टू वाला ऐसे साइन लिखेंगे, उसके बाद ऐसे इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्यू। मतलब कि पी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब कि पी जो एलिमेंट है वो क्यू के अंतर्गत नहीं है। सीधा सा मतलब यही होता है। यहाँ पर लिख लेंगे पी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पर ये क्या होगा कि ई बिलोंग्स टू क्यू, इसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक, मैथ में संबंधित इसका मतलब होता है। तो ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम देखते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ दिए हुए समुच्चय होते हैं, कुछ डिफाइन समुच्चय होते हैं, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर जो है मतलब प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं। आपने मतलब कि छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर जो है एक से शुरू होती हैं। एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, इसी तरह ये चलती जाती हैं। तो ये इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं ना, नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, हमें इन्हें सेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे कि ये एन बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्या को। ठीक, ऐसे लिखेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक दो सभी को कामक द्वारा अलग करेंगे, सारे एलिमेंट को कामक द्वारा, चार, इसी तरह से 5 डॉट करके ऐसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। इसी तरह हमारा होल नंबर का, इसे डब्ल्यू से नोट करते हैं, यानी हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर लिख लीजिए, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और ये शुरू होती हैं जीरो से, सीधा हम सेट लिख रहे हैं, 0 1 2 3, इसी तरह ये चलती जाती हैं। ये हमारा हो गया होल नंबर का सेट। इसी तरह हमारा आता है कि धनात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसे हम जेड प्लस से या फिर हम कह लेंगे कि आई प्लस से, इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर कहेंगे और हिंदी में कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इन्हें हम जेड प्लस या आई प्लस द्वारा डिनोट करते हैं। और इनका सेट जो है पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक के अंतर्गत आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक,
लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्णांक है, इसीलिए हम 0 को नहीं रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि नॉन निगेटिव पूर्णांक जब कहते हैं तो हम 0 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पूर्णांक हैं इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये होगा हमका धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय। उसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम नोट करते हैं i माइनस द्वारा या z माइनस द्वारा, और इनके समुच्चय जो होता है इसमें जो है निगेटिव पूर्णांक आएंगे। निगेटिव पूर्णांक जैसे माइनस इनके शुरू होगा डॉट 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 -3 -2 -1, ये हो जाएंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हो गए हमारे कुछ जो मैथ में समुच्चय डिफाइन होते हैं, ये वे समुच्चय हो गए। उसके आगे हम देखते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारी दो विधि होती है। पहली विधि हमारी कहलाती है रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड, इसे हम हिंदी में कहते हैं सूची विधि। ठीक, और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड कह लीजिए, इसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो चलिए दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ये मतलब कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसी को बताते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि चलिए सब शुरू से शुरू करते हैं, इसे साफ लेते हैं। पहला हमारा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, किसी सेट को, जैसे हमने सेट ए लिखा, तो रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट को, जैसे ए सेट आपका है, उसके एलिमेंट मान लीजिए हैं 1 2 4 8 10 15। ठीक, तो इन सभी को कामा के द्वारा अलग करेंगे और इनको जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर या मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये आपका कहलाती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सभी को कामा के द्वारा अलग करेंगे और इनको जो है मझले ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे और इसे किसी सेट का नाम दे देंगे। तो ये हमारी हो जाती है रोस्टर विधि। उसके बाद हमारी आती है दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। चलिए उसे थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी आपकी नहीं, उसके पहले थोड़ा सी इसी से इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट इसी के दे लेते हैं रोस्टर फॉर्म के। हमारा जो रोस्टर फॉर्म था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि इसमें जो है हम जो इसके समुच्चय के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको दोहराने से उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब कि उनके जो सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं उन्हें 2 बार लिखें चाहे 1 बार लिखें, उससे समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली जो है हम सेट के एलिमेंट को, जैसे कोई रिपीटेड है तो हम उन्हें 1 ही बार लिखते हैं, 2 बार कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए है, एक कोई सेट है, इसमें लिखा है एलिमेंट है 1 2 3 3 4 5 6 7 के लीजिए, 8 के लीजिए, फिर 7 के लीजिए। जैसे ये सेट है तो इस सेट को जो है हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे, ए सेट ए है, इसके जितने एलिमेंट रिपीटेड हैं उनको केवल 1 ही बार लिखना है। 1 2 3 2 बार है तो इसे 1 ही बार लिखना पर्याप्त होगा। 4 है, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7 और फिर है 8। 7 फिर है, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो ये सेट और ये सेट बराबर है, मतलब कि हम सेट के जो एलिमेंट हैं उनको रिपीटेड नहीं लिखते हैं। जैसे कि शुरुआत में पहला ही पॉइंट परिभाषा में बताया गया था कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब कि एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट जो है अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है रिपीटेड हैं। तो हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, हम सीधा एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो इसके बाद ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद हमारा पूरा पॉइंट है कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, वो इस प्रकार लिखा है ABC, इसके अंदर के एलिमेंट हैं ABC। ठीक ना, इसके अंदर एलिमेंट हैं ABC। तो इनको हम चाहे ABC लिखें, चाहे इनको हम BCA लिखें, चाहे हम इनको CAB लिखें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारे एलिमेंट आपके, मतलब कि सारे सेट आपके एक समान हैं।
चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि वावेल्स बताइए अल्फ़ाबेट में, तो हमने सीधा लिख दिया था एलिमेंट सेट में ए माना था और उसको लिख दिया था ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर कोई चाहे तो यही बता सकता है ना कि ओ यू आई ई ए, तो ये भी सही है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो एलिमेंट होंगे उनका क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। क्रम आप चाहे ऐसे भी लिखिए, मतलब क्रम चाहे जैसे भी लिखिए, लेकिन उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आने चाहिए। देखिए 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म की कंप्लीट डिटेल। उसके बाद हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म को देख लेते हैं। और ये जो मेथड है सेट का रिप्रेजेंटेशन का, सेट के निरूपण का ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है कोई सेट, जैसे मान लीजिए ए सेट है, उसको लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यहाँ पर यक्स लिखते हैं। और यहाँ पर यक्स ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बताएगा या डिफिनीशन बताएगा, प्रॉपर्टी जो एलिमेंट इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद या तो आप ऐसे बिंदी लगा सकते हैं 2, या फिर एक ऐसे खड़ी लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे यक्स और लिखेंगे कि मान लीजिए कि हमें जो है वावेल्स लिखना है, तो लिखेंगे यक्स इज़ आ वावेल्स इन अल्फ़ाबेट। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे लिखिए कि ए सेट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, दोनों का मतलब सेम है ना, क्योंकि यक्स इज़ अ वावेल इन अल्फ़ाबेट। अगर इसे हम लिखेंगे तो ये यही तो आएगा। ये एक्स जो है डिफिनीशन बताएगा, ये एक्स लिखा है, ये इसके अंतर्गत एलिमेंट बताएगा तथा तो इसके आगे की डिफिनीशन, मतलब ये एक्स है क्या, ये आगे यहाँ पर लिखी रहे होगी। तो इसी तरह से हम सारे जो है करके देखेंगे एक आधे और, ताकि आपको समझ में आ जाए, बेहतर समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो गया पहला उदाहरण। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। नीचे मान लीजिए हमने कोई सेट माना बी है, और यहाँ लिखेंगे यक्स, और यक्स है क्या, इसकी डिफिनीशन आगे लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी कि मान लीजिए हम एक सेट बनाते हैं कि यक्स इज़ आ ऑड नंबर लेस देन 10। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ये सेट क्या बन के आ जाएगा, यक्स इज़ ऑड नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटा और ऑड हो जाएगा 1 3 5 7 9। 10 से छोटा चाहिए तो 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा सेट बन के आ जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर मेथड। चलिए कुछ सेट बिल्डर मेथड के और कुछ जो है रोस्टर फॉर्म के सवाल करते हैं। उसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और उसको आपको इस स्टेटमेंट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 20 व 25 के बीच की प्राकृतिक संख्याएँ, 20 व 25 के बीच की प्राकृतिक संख्याएँ। तो 20 व 25 के बीच में प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, मान लेते हैं हम इसे सेट ए मान लेते हैं। 20 व 25 के बीच में प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, 21 22 23 24। ये हमारी हो गई 20 व 25 के बीच की प्राकृतिक संख्याएँ। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद इसमें हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे यक्स, फिर एक खड़ी डंडी, उसके बाद लिखेंगे यक्स। यक्स क्या है, यक्स एक नेचुरल नंबर है, यक्स नेचुरल नंबर है ना। उसके बाद कामा, यक्स जो है किसके किसके बीच में है, 20 और 25 के बीच में है। यहाँ लिखेंगे यक्स ग्रेटर देन 20 और लेस देन 25। तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। देखिए फिर से, यक्स जो है 20 और 25 के बीच की एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है रोस्टर मेथड, तो ये हो गया 21 22 23 24। ठीक, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ए लिखेंगे यक्स, फिर यक्स की डिफिनीशन लिखेंगे कि यक्स जो है एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद यक्स जो है 20 से बड़ा है और 25 से छोटा है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जनरली जो है जब सेट में एलिमेंट कम होते हैं, 4 से 5 एलिमेंट होते हैं, तो हम वहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। अगर ज़्यादा एलिमेंट हैं, 10 से 12 15 20 25 या बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो वहाँ पर हम जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। और जनरली जो है आपके
जो सेट है चैप्टर है इसमें जो है जनरली इन्फिनाइट एलिमेंट होते हैं, इसीलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं ज़्यादा। तो ये आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो इसे सेट में लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई सेट दूसरा मान लेते हैं, मान लीजिए कि कोई सेट है जेड, ठीक। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, स्वर हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू। आप इसे ई आई ओ यू ए भी लिख सकते हैं, मतलब क्रम जो है मैटर नहीं करता। अब इसे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सेट कौन सा है आपका, जेड और लिखेंगे यक्स। फिर यक्स की डिफिनीशन लिखेंगे। यक्स क्या है, यक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आप जहाँ पर ये लकीर है, लकीर के स्थान पर 2 बिंदी भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा है शब्द एप्पल से बना समुच्चय। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं हमारा ये समुच्चय पी है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे एप्पल। तो ए आएगा इसमें और पी 2 बार आ रहा है, तो इसे 2 बार नहीं एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद यल और उसके बाद ई। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसे जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पी हमारा जो है समुच्चय है, यहाँ लिखेंगे यक्स और यक्स की डिफिनीशन लिखेंगे। यक्स क्या है, यक्स एक एप्पल शब्द का अक्षर है। ये हम, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल देखेंगे हम जो है समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। कल पढ़ेंगे कि क्या होता है सिंगलटन सेट, मतलब एकल सेट, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। कल हम ये सभी बातें देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।